सो स्टूडेंट्स कैसे हो लोग, दिस फ्रेंड सचिव प्रजापत। और आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हमारे जेई मेंस का जो बीआर का मैथ्स पोर्शन है उसकी एक डिटेल वीडियो, जो कि आपने बहुत से पहले से ही बोल रहे हो, पर लेकिन यार एक डिटेल वीडियो का ही थोड़ा काम चल रहा था। आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। इस यार मैंने इस मैथ्स की पूरी एक डिटेल की अपन बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस अभी लास्ट मतलब फेब सेशन में आए थे, जो कि जेई का फर्स्ट वाला सेशन हुआ था। उसके अंदर पूरा मैथ्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन का एक लेवल रहता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि अपन इस वीडियो के अंदर हाफ पेपर को डिस्कस करेंगे, मैथ्स का हाफ पोर्शन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो और मेरे क्या है कि थोड़ा ज्यादा आपका टाइम बच जाए, इसलिए मैंने हाफ पोर्शन की डिस्कशन का नेक्स्ट वीडियो अलग से आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम जानते हैं कि मैथ्स के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन के अंदर हमको कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर 15 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बाकी के नेक्स्ट थोड़ी कुछ बाकी चैप्टर्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, ताकि आपकी थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो एक वीडियो में, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वीडियो को छोटी कर देते हैं ताकि आपको भी थोड़ा समझने का टाइम मिल जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यार ऐसे कौन कौन से, मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, मैं लाइन वाइज नहीं चल रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर की, जो अपन को लगता हार्ड है, इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है। वैसे तो यार मैंने आपको बताओ कि कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, इंपोर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस पहले डिस्कस किया था। उसके अंदर मैंने आपको लास्ट ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रोवाइड किए थे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, इंपोर्टेंट फॉर्मुलेस क्या क्या है। ठीक है, तो यार वो वीडियो जरूर, अगर आपने नहीं देखी जरूर जाकर देखना, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की अगर बात करूं तो इंटीग्रेशन के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली आते हैं कहां से, डिफरेंट इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डिफिनेट, जहां पर आपको होती है प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं, लिमिट प्लस प्रॉपर्टीज, इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद होते हैं इनडेफिनेट के चांसेस। पर लेकिन अभी जो फैब वाला सेशन हुआ था उसके अंदर दोनों क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन आए थे इंटीग्रेशन के, दोनों क्वेश्चन डिफिनेट से थे और दोनों क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाले थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था यार वो हमारे पास स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 ही था, इंटीग्रेशन का था। क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा था, सबसे पहले लिख देता हूं, अपन बात करेंगे इसकी इंटीग्रेशन की। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर सबसे जो पहला क्वेश्चन आया था ना, वो आया था अभी फैब वाले सेशन में। ऐसा कुछ पूछा गया था कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 to 4 मॉड्यूलस 9 - x² dx। देखो, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कभी ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, बस उसके अंदर कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया, या तो प्रॉपर्टी लग रही होगी या फिर ऐसे कोई चीज लग रही होगी जो बस उसको निकालना होगा। ऐसे कुछ ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी इंटीग्रेशन तो करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, हमारे पास देखो इसके अंदर ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पर 9 - x² कुछ फंक्शन है, पर लेकिन इसके अंदर क्या लगा रखा है, ये लगा रखा है, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, मॉड लगा रखा है। अब मॉड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक फंक्शन होता है मॉड, जिसको हम बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन कहां पर इसकी वैल्यू 0 है, किसमें, इस -4 to 4 लिमिट में कहां पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या 0 है। जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी वहां पर हम लिमिट को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू -4 to 4 के अंदर 0 हो रही होगी वहां पर हम इस फंक्शन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं, अगर मैं x की जगह देखो, अगर मैं -4 to 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं जहां पर ये 0, एक तो आता है, देखो दो नंबर आते हैं, एक तो आता है -3 और एक आता है +3। क्योंकि यहाँ पर x² है तो यहाँ -3 रखूं या +3 रखूं, स्क्वायर होकर क्या आएगा 9, तो 9 - 9 कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये दो वैल्यू के ऊपर 0 होता है, -3 और 3 के ऊपर। तो एक काम करते हैं, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है -4 to 4, एक नंबर लाइन के ऊपर इसको समझते हैं कि कैसे ये ब्रेक होता है। -4 to 4 के बीच में बात करूं तो ये 0 हो गया, यहाँ पर कुछ -3 आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ +3 आ रहा होगा। क्लियर, अब बात करते हैं ये -3 और 3 के ऊपर ये फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर रखूंगा 3 या फिर -3 तो 9 - 9 आ जाएगा, जो कि 0 आ जाएगा। यानी कि पहला ब्रेक यहाँ लगा, सेकंड ब्रेक यहाँ लगा, तो -4 to 4 ये होगा, पहला ब्रेक यहाँ होगा और ये होगा, तो 3 जगह लिमिट ब्रेक हो जाएगी, यानी कि एक इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन के अंदर ब्रेक हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर बात करूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, 0 आ रही है, पर लेकिन यहाँ बीच में क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसके बीच में वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी होगी। तो 3 से छोटी अगर वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो वैल्यू क्या देगा, ऑल पॉजिटिव आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ बात करूं तो वैल्यू क्या होगी, ये 3 से बड़ा, 3 से 4 के बीच में यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये x² नेगेटिव का बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और यहाँ भी क्या होगी, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इन दोनों के अंदर भी। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इन दोनों के ऊपर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिमिट ब्रेक हो जाएगी। क्लियर, अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसको लिमिट ब्रेक करके यहाँ पे इसको लिख लेते हैं सब कुछ। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 to -3, सबसे पहला उसमें क्या होगा, अभी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, यानी कि क्या होगा, x² - 9 dx प्लस इंटीग्रेशन -3 to 3, यहाँ पर क्या होगा, 9 - x² हो जाएगा। क्लियर,
यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं क्या चीज, प्लस इंटीग्रेशन माइनस 3 टू लेकर कितना आएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 जगह ब्रेक हो गया, इसके अंदर सेम हो गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। बस ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो यार, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो हमको आता ही है। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन अलग मिलेगा और यहाँ पर 9 को अलग मिलेगा। एक्स स्क्वायर का कितना होगा एक्स क्यूब बाय 3, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये तो आपको आता होगा इंटीग्रेशन सॉल्व करना। इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तीनों का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रखनी है, सबको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर लेकर थोड़ा सा लंबा जा सकता है, सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा 128 अपॉन 3, ये आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं एक लाइन और सॉल्व कर लेता हूँ आपको। इसमें सॉल्व करने कितना आएगा, ऐसा कुछ आएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 9x। 9 का इंटीग्रेशन कितना होगा 9 बार आ जाएगा 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। इसमें कितनी लग जाएगी लिमिट -4 टू लेकर -3, प्लस बात कर लेते इसका कितना होगा, इसमें भी 9x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 -3 लिमिट से लेकर 3 लग जाएगी। इससे बात करेंगे कितना होगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9x। इसकी लिमिट कितनी जाएगी 3 टू लेकर 4 जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेना यार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखकर आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 128 अपॉन 3, जो कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये कुछ क्वेश्चन, यानी कॉन्सेप्ट क्या था, ओनली मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट था, बाकी कुछ नहीं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं था। मॉड्यूल्स पता होना चाहिए बस, क्या ठीक है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के ऊपर। इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। सेकंड वाले इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इससे तो बहुत ज्यादा इजी था। और जो सेकंड वाले इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था वो कहां से आया था, वो आया था आपके पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल 21 से लेकर 30 न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, 10 क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था, ठीक है ना। वो क्या था वो देख लेते हैं एक बार। आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बोला था यार, मैं आपको यही कर देता हूँ, इसको हटा के सब चीज आपको साथ साथ में लिखते जाना। एक ये वाला क्वेश्चन था जो कि था क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको बोला था कि इंटीग्रेशन 0 पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई आपको दिया है और साथ में ये कुछ फंक्शन दे रखा है। यहाँ पर क्या दिया फंक्शन ऐसा कुछ दिया है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय, तो ये रूट पूरे में 1 प्लस कॉस 2x अपॉन x, सॉरी x नहीं 2 dx, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर है और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल दिख रहा है साफ। ये क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर फॉर्मुला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री वाला। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मुला क्या होगा, हम जानते हैं कि यार कॉस 2x कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। कॉस 2x कितना होता है 2 स्क्वायर x 1। वैसे कॉस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला तो ये 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, एक होता है साइन की फॉर्म में, कौन सा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक होता है टेन की फॉर्म में, वो कौन सा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। एक होता है कॉस और साइन दोनों की फॉर्म में, वो कौन सा होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ कौन सा यूज आएगा ये वाला। क्यों यूज आएगा, अगर मैं इस माइनस 1 को लेकर इधर भेज देता हूं तो कितना होगा 1 प्लस कॉस 2 कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर x। क्लियर है। देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको उठा के 2 का स्क्वायर x में यहाँ पर रख देता हूँ इसकी जगह, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा ओनली cos x बच जाएगा। फाइनल निकालते हैं कैसा होगा इसको। देखो i इक्वल टू, इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं, यही कर देता हूं मैं। तो i इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई कितना होगा अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल हो गया dx। ये 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली कितना बचेगा cos x बार आ जाएगा, बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है, इसको इधर करते हैं। तो आई इक्वल कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos x dx। अब ध्यान दो यहाँ पर कि ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x और sin x की लिमिट लगा दो 0 टू पाई, ये गलती हो जाएगी, ये मत करना। अब हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होता है यहाँ पर कि जब लिमिट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो cos x की ट्रिग्नोमेट्री का अगर थोड़ा सा ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो ग्राफ कैसा होता है ट्रिग्नोमेट्री का cos x का, हम थोड़ा सा एक रफली ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ की अगर बात करूँ ना तो ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ ऐसी कुछ होती है, ये कुछ ग्राफ होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ये कुछ। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, ये तो होता है हमारे पास 0 और ये क्या होता है 90 पाई बाय 2 और ये क्या होता है हमारे पास पाई, ऐसा कुछ होता है। यानी कि बात करूं तो 0 और पाई, ये लिमिट कहां चल रही है 0 टू पाई, ये 0 टू पाई। तो 0 टू पाई के अंदर क्या ये ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है, यहां पर कहां पे कट कर रही है पाई बाय 2 के ऊपर कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिमिट पाई बाय 2 के ऊपर ब्रेक होगी, क्या होगी पाई बाय 2 के ऊपर ब्रेक होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसको पाई बाय 2 के ऊपर ब्रेक कर सकते हैं। एक और तरीका, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है भैया हमको ये चीज नहीं आ रहा समझ में, आपको दूसरा तरीका बताओ। वैसे तो क्या करो, देखो ये चीज यहाँ से यहाँ तक ब्रेक होगी 1 टाइम, और सेकंड टाइम यहाँ से पाई बाय 2 से पाई, यानी कि दोनों का इंटरवल तो इक्वल है। तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स करके लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे वो देखते हैं। ये समझ में आया? अब देखो 2 टाइम्स 0 to पाई बाय 2 cos x dx, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? उस ग्राफ से देखो दोनों पार्ट इक्वल थे, तो दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया 2 टाइम्स, और लिमिट क्या कर दी 0 to पाई बाय 2 कर दी, क्योंकि लिमिट हाफ हो गई, और ये क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही भैया हमको तो ग्राफ नहीं आ रही, कुछ और तरीका बताओ। अगर बात करो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी आता है वो तो प्रॉपर्टीज होती है। हम जानते हैं कि यार लास्ट एक्सरसाइज जो है एक 11 प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है, 7 प्रॉपर्टीज होती है। सब प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, और सब प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं यूज होती है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज होती है। एक प्रॉपर्टी थी कि 0 to लिमिट ए, और कोई भी फंक्शन होता था अंदर तो वो फंक्शन ब्रेक हो जाता था, और आगे 2 लग जाता है, और लिमिट क्या होती हाफ हो जाती है। ये एक रूल था, ये एक प्रॉपर्टी थी। क्या थी प्रॉपर्टी? ऐसी कुछ थी कि इंटीग्रेशन 0 to a कोई भी एफ एक्स डी एक्स अगर होगा तो किसके इक्वल था? 2 टाइम्स ऑफ 0 to a by 2 एफ एक्स डी एक्स। ये एक रूल था, लिमिट हाफ हो जाती है और आगे 2 लग जाता है। ये प्रॉपर्टी थी। उससे इसको समझ लो या फिर ग्राफ से समझ लो, एक ही बात है। यहाँ चीज क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा आंसर? तो 2 टाइम्स ऑफ, अब cos का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x होगा, तो sin x और कितना होगा लिमिट 0 to पाई बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स sin 90 कितना होगा 1, माइनस sin 0 कितना होगा 0, तो आंसर कितना आ गया 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 2 आंसर आ गया। आंसर कितना हो गया 2। तो न्यूमेरिकल का फर्स्ट जो क्वेश्चन था 21 वो था इंटीग्रेशन। इजी चैप्टर था, इजी क्वेश्चन था। क्या यूज हो रहा था? बस प्रॉपर्टी यूज हुई लास्ट में, कोई कुछ नहीं यूज हुआ और कुछ भी यूज नहीं हुआ। बस हमको जरूरत से ध्यान रखना है यार चीजों का कि कैसी इसकी प्रॉपर्टी कहीं कहीं यूज हो सकती है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास यार इंटीग्रेशन का जो सेकंड फॉर्म होती है, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से भी एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, हर साल आता है। 2 भी आ सकते हैं पर लेकिन एक तो फिक्स आता है मिनिमम। एक क्वेश्चन अभी भी आया था फेब वाले सेशन के अंदर। वो क्वेश्चन कैसा था उसको देखते हैं। देखो मैंने आपको जब डिफरेंट इंटीग्रेशन के नोट्स दिए थे, ठीक है, नोट्स वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको पहले बोला था कि डिफरेंट इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास फिक्स्ड होते हैं कि किस टाइप का पैटर्न आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुछ टॉपिक फिक्स थे, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर से क्वेश्चन आना फिक्स होता है, और अधिकतर 99.99% केस के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी भी ऐसा हुआ था। क्वेश्चन कहां से आया था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठकर आ गया था। देखते क्वेश्चन कैसा था, है ना। देखते क्वेश्चन कैसा था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। अधिकतर केस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी नाम की बुक होती है, टेक्स्ट बुक, या फिर जब भी आप स्कूल में पढ़ते हो, जहां से भी आप पढ़ा अपने 11th और 12th के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से अभी जो क्वेश्चन आया था ना, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल था। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 28, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 28, पेज नंबर 218, सॉरी पेज नंबर 418, एग्जाम्पल नंबर 28, पेज नंबर 418 एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट उठाकर पूछ लिया, सॉल्व एग्जाम्पल है। इसलिए तो मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जहां पर हम एनसीईआरटी ही पढ़कर चल जाएं तो बहुत है। या जो भी आप बुक यूज करते हो अपने बोर्ड के लिए, जो भी आप बेसिक जहां से पढ़ते हो, जो भी एक्सरसाइज आप करते हो, जो भी आपने 11th 12th के अंदर किया था, बस वो बुक पढ़नी, कहीं एक्स्ट्रा नहीं जाना है इन चीजों के अंदर। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इन चीजों में कहीं एक्स्ट्रा नहीं जाना, सिंपल पढ़ लेना बस। तो इसमें क्या करेंगे यार, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर था यार 19, डिफरेंशियल इक्वेशन का 19 वाला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि 1 प्लस y का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना है? आपको दे रखा था tan इनवर्स y माइनस एक्स dy, बस ये दे रखा है। अब देखो ये दिख रहा है कि ये डिफरेंशियल लीनियर फॉर्म वाली है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट है? लीनियर फॉर्म वाली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर फॉर्म कौन सी होती है हम जानते हैं, ये वाली फॉर्म होती है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये फॉर्म होती है किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म होती है। इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन दिखता है तो मतलब अप्लाई कर दो, जो हमको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। इसका सिंपल फॉर्मेट यूज करने का, स्टेप्स सिंपल फॉलो करनी होती है, आंसर निकल जाता है, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर कैसे बन रही है वो देखते हैं।
पहले क्या करो, dx और dy को अलग अलग ले लो। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर मैं dy बाय dx को अलग लेता हूं, dy अपॉन dx को इधर ले जाता हूं, तो ये ब्रैकेट यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। पर ऐसा होने के बाद ध्यान रखना, हम इस वाली इक्वेशन के ऊपर नहीं आ पाएंगे ऐसा करने से, dy बाय dx। पर लेकिन अगर मैं dx अपॉन dy करता हूं, तो मैं शायद इस वाली इक्वेशन को लेकर आ पाऊंगा। कैसे ले पाऊंगा देखते हैं। बस एग्जाम में जेई ने यही किया, आपको रिवर्स वाला क्वेश्चन दे दिया, उल्टा वाला क्वेश्चन दे दिया। कौन सा, dx अपॉन dy वाला दे दिया। इसको करते हैं, तो dx और dy को नीचे लिया तो ये इधर जाएगा, तो ये कितना होगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज। ठीक है, अब भैया ये चीज ये इससे कहां फॉलो हो रही है, देखो ये चीज रिवर्स भी हो सकती है। कैसा होगी, मैंने आपको बताया था, dx अपॉन dy, ये चीज है dx अपॉन dy, और प्लस कितना होगा px, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। बात एक ही, सॉल्व करने का तरीका वही है, बस उल्टा हो गया रिवर्स। ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे दे रखे थे आपको, बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, ये से कुछ क्लियर है, तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये चीज तो मिल रही है यहाँ पर फर्स्ट टाइम, ये चीज नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, सुनो, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को, ये tan इनवर्स y को अलग दो, नीचे डिनोमिनेटर अलग कर दो, और x के नीचे अलग कर दो, दोनों को अलग अलग प्रोवाइड कर दो, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट प्रोवाइड कर दो डिनोमिनेटर को। तो क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग दिया और इसको अलग दे दिया। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। इस वाले टर्म को उठाओ, इधर ले लो, और फिर उसके बाद इसको कंपेयर करो, आंसर मिलता नहीं मिलता आपको। सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अधिकतर केस में बोल रहा हूं ना, अधिकतर केस के अंदर यही चांस होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने के। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो, बस बहुत कुछ हो जाएगा। इसको करते हैं, कितना होगा, तो dx अपॉन dy, उसको इधर ले लिया मैंने, तो x अपॉन कितना होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बस अब इसको इससे कंपेयर करो, तो यहां पर क्या होगा, p कितना होगा, p कितना होगा, कैपिटल P। देखो x को अगर मैं अलग ले लूं तो x अलग हो गया, बाकी बचाओ p हो गया, तो p कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो p हो गया। उससे कंपेयर करो इस वाली से, p दिख रहा है, x अलग हो गया, ऊपर वाला x अलग कर दिया, p हो गया ओनली, बाकी ये तो था ही। और ये कितना होगा, पूरा पूरा q हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये q हो गया, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कैसा, मेरे e की पावर लेते हैं और सब कुछ करते हैं, बस वो सब कुछ सॉल्व करना और आंसर निकाल देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा इसका। क्लियर है आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन था नहीं, बस यही था डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर और इंटीग्रेशन के अंदर, ये 3 क्वेश्चन आए थे टोटल मिलाकर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो उसके ऊपर बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किस टाइप से क्वेश्चन आए थे इसकी बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की देखो 2 क्वेश्चन आए थे, और अधिकतर चांस होते हैं कि 2 क्वेश्चन ही आए, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते हैं, एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, पर लेकिन 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। 2 क्वेश्चन के अंदर से भी यार एक क्वेश्चन जो होता है वो आता है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज, या फिर ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मुले हैं उन सब के ऊपर आता है। और एक क्वेश्चन आता है जो आता है ट्रिग्नोमेट्रीज इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन का मतलब आपको कुछ इक्वेशन दी होती है, कुछ क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। और अभी भी ऐसा हुआ था पिछली बार फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से और एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से। पहले समझते हैं आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन कौन सा था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल बेस्ड आए थे, जहां पर आपको नंबर्स न्यूमेरिकल में आंसर देना था, ऑप्शन वाले नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22 वाला क्या था कि 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, ये बोलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल दो। ये जो लिखा है ना, ये एक एक्सप्रेशन दिया है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, इस पूरी वैल्यू की मिनिमम वैल्यू निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा पैटर्न फिक्स्ड है। जिसने अगर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज ध्यान से पढ़ ली हो, मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसके अंदर मैंने पूरे चैप्टर्स की, मैथ्स के पूरे सिलेबस की इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास, एक पूरे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की पूरी एक वीडियो प्रोवाइड कर दी, पूरी पीडीएफ दे रखी है। जिसने अगर वो पीडीएफ पूरी पढ़ ली होगी ना, तो ये गारंटी यार ये क्वेश्चन वो देखते ही समझ जाएगा। उसमें सब कुछ दे रखा है, सब कुछ, जितने भी फॉर्मुले हो सकते हैं पॉसिबल जेई लेवल तक के, सब कुछ उसमें दे रखा था। मैंने आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड कर रखा था पिछली वीडियो के अंदर, वो सभी का वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के नीचे मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ दे रखी। ठीक है, इसके अंदर करना कुछ नहीं, पैटर्न होता है यार, जब कभी भी tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की सी बात आती है जहां मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सुनो मैं बता दूं आपको, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट,
जनरल फॉर्मूला ऐसा कुछ है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2ab। बस ये करना है। जब कभी भी ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी, ए और बी कोई भी नंबर होगा जो कि यहाँ दे रखा है, और टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में अगर ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2ab। बस कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पर रख दो, आंसर निकाल दो। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू ए कितना है 9, मतलब यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है, तो इसको कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर, तो ए कितना होगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3। ऐसे करके बी कितना होगा 4 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 2 हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ गया 12। तो आंसर हो गया 12, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। अब जिसको ये एक्सप्रेशन पता हो जनरल फॉर्मेट क्या होता है मिनिमम वैल्यू निकालने का, तो वो कर लेगा इस क्वेश्चन को आसानी से। अब सेम इसी तरह से दो और होते हैं, मतलब कि जैसे ये टेन और कॉट में था, अब मान लो अगर साइन और कॉस में हो गया, या फिर कॉसेक और सेक के अंदर आ गया, तो कैसे निकालते हैं, इनके अंदर भी सेम फॉर्मूले होते हैं। पूरा फॉर्मेट है यार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, बेस्ड ऑन फॉर्मुलाज। बस जिसको पता होगा आइडेंटिटी फॉर्मुला पता होगा क्वेश्चन कर लेगा। ये बोलते फ्री के मार्क्स, फॉर्मुला पढ़ लो बस क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था, पीडीएफ दे रही पूरी मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, वो जरूर आपको जाकर डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ना है एज ए रिवीजन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले देखो बात करते हैं ऐसे करके, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक ही होता है कॉस और सेक के साथ, ऐसा कभी होता है तो आंसर क्या होगा, तो भी आंसर 2a भी हो सकता है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो उसका आंसर या तो 2 होगा 2ab, और एक और तरीका है निकालने का, वो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड कर दो या फिर 2ab कर दो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। ये तरीका है इस फॉर्मेट का निकालने का। अगर बात करते हैं किसी एक की, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कभी इन दोनों की फॉर्म में आता है तो भैया इनमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला भी सेम है 2ab या फिर सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर भी ये इन दोनों से निकाल सकते हैं, या तो 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों के तरीके सेम है, और इन दोनों का तरीका ओनली 2ab से निकलता है इसका आंसर, तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। अब बस इसने ये वाला क्वेश्चन उठा के पूछ लिया था अभी फेवल अटेम्प्ट के अंदर, बस ठीक है ना, यानी कि ओरल क्वेश्चन है, कुछ लिखना भी नहीं था इसमें, ओरल क्वेश्चन करना था, सिंपल ओरल क्वेश्चन। ठीक है ना, एक और आता है इसके अंदर, जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं ना, तब एक फॉर्मेट और बन जाता है, वो वाला फॉर्मेट कौन सा था वो देखते हैं। हमको पता है यार, हमारे पास जब बात करते हैं लेट्स से ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये जो फॉर्मेट है ना ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर ए सबसे पहले आता है क्या चीज कॉस थीटा, फिर आता है हमारे पास क्या चीज साइन थीटा है ना, तो ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ये फॉर्मेट कभी बन जाता है जहां पर स्क्वायर नहीं है ओनली, और ये फॉर्मेट साइन और कॉस के लिए होता है बस। तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दो वैल्यू हो जाती है, वो क्या होती है सुनो, ये होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज ये होती है इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसमें ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा है। ठीक है, तो ऐसा हो गया, इसके पास ऐसा कुछ दे दिया और उसने बोला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी, यानी कि इस पूरे की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है। एक्चुअली में ये क्या है, इसका एक इंटरवल है, बोलने का मतलब ये हुआ। ठीक है ना, तो चीजों के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, कहां से, ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके पास जो था वो था क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का, वो आया था कहां से, ट्रिग्नोमेट्रिक्स इक्वेशन से, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन से, जहां पर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसको समझते क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या आपको कुछ एक इक्वेशन दी है। ठीक है, इसके अंदर आपको इंटरवल भी दिया जाएगा, एक इक्वेशन भी दी जाएगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यूज को इंटरवल से चेक करेंगे, है ना। इक्वेशन आपको ऐसी कुछ दी थी कि 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस, सॉरी -3 नहीं है, -8 साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कुछ दे रखा था। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक इक्वेशन आपको दे दी, बोला कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालो, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। एक इंटरवल आपको दिया है, इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल जो दिया है वो दिया है माइनस, ये इंटरवल -3 π/2 से
7π/2, ये इंटरवल है -3π/2 से 7π/2। इस इंटरवल के अंदर इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो, मैं तो एक चीज जानता हूं, किसी भी एक इक्वेशन, एक्चुअली में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन साइन थीटा। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसका फर्स्ट, यानी कि जो ना स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ, मतलब आगे जो भी वैल्यूज है ना उसको हटा दो। कैसे हटाएंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो ताकि ये 4 यहां से हट जाए। मैं चाहता हूं इस वाली वैल्यू को 1 बना दूं, इससे क्या होता है, सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है ना, तो क्या करूंगा, इसको पूरी अगर डिवाइड कर दूं 4 से, उधर 4 से इधर भी 4 से, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस, इसको डिवाइड करूंगा 4 से, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स प्लस, और ये कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है। अब ये क्या, एक सिंपल इक्वेशन के अंदर आ गई जहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके हम रूट्स निकालते हैं, इसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं रूट्स के अंदर। इसके कौन कौन से रूट्स होंगे यार, आपको रूट्स के अंदर निकालना आता होगा इक्वेशन का। ठीक है, इसमें अगर रूट्स निकालो ना, तो साइन एक्स के कौन कौन से रूट्स होंगे, एक तो होगा -3/2 और एक होगा -1/2, दो रूट आएंगे। ठीक है ना, तो साइन एक्स -3/2, साइन एक्स -1/2, साइन एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। दो में अपने स्प्लिट कर लिया, -3/2 और -1/2। कैसे करेंगे स्प्लिट, मतलब वही मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और प्लस माइनस करने पे ये आ जाए। ये तो आपको आता होगा, बहुत हम कर लिए बचपन में। इसके अंदर क्या करेंगे, बस इन दोनों में से और इन दोनों में से चीजें कॉमन ले लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो साइन एक्स कितना होगा, -3/2, तो एक हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, साइन एक्स -1/2 इज इक्वल टू 0। साइन एक्स -3/2, साइन एक्स -1/2, दो रूट आ गए। इसको अलग इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे बात करते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2, इसको रखा 0 तो 3/2 हुआ, और इधर रखा तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। देखो अब मैं जानता हूं कि साइन एक्स की हमेशा लिमिट क्या होती है, साइन एक्स का इंटरवल हमको पता होगा, कहां से, -1 to 1 के बीच में ही वैल्यू लेता है साइन। ये तो आपको पता होगा, साइन एक्स की क्या एक रेंज होती है, -1 to 1, इनके बीच में ही वैल्यू होती है साइन एक्स की हमेशा। कहीं भी -1 to 1 की बड़ी या कहीं भी वैल्यू होगी बाहर, तो साइन एक्स की वैल्यू कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ साइन एक्स की वैल्यू क्या, 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5। ठीक है, तो 0.5 -1 to 1 के अंदर लाई कर रहा है, ये चीज बोल रहा हूँ, ये -1 to 1। ठीक है, -1 से लेकर 1 के बीच में ही वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये कितना, 1/2 मतलब 0.5, तो क्या इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये वाली वैल्यू का हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर ये क्या चीज है, 1.5, यानी कि ये इससे बाहर चली गई, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये काम नहीं आएगी। ओनली आंसर इस वाली वैल्यू से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ये चीज क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, हमको चाहिए नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। इसने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल, ये इंटरवल। तो एक काम करते, एक नंबर लाइन बनाते हैं, उस नंबर लाइन के अंदर ये दोनों इंटरवल लिखते हैं। मतलब एक साइन की हमको एक्चुअली में क्या करना है, साइन की ग्राफ बनानी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर ग्राफ यूज होगी, और ग्राफ बना के हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने होंगे। ठीक है, तो ग्राफ बना के चेक करते हैं एक बार कैसे निकलेगा आंसर, है ना। इसको मिटा देता हूं मैं, आप वीडियो रिवर्स करके इसको उतार सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जो कि ग्राफ होगी साइनस की ग्राफ होगी। एक साइनस की ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, इधर, क्योंकि हमको मैक्सिमम ग्राफ उस तरफ चाहिए होगी, है ना। देखो साइनस की ग्राफ कैसे होगी, इस टाइप से कुछ होगी। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ होगी। ये थोड़ी उधर आएगा नहीं, तो काम करते थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा हमको छोटा करना होगा इसको। बात करो तो ये ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होती है, और यहां से भी ऐसा कुछ आ रही होगी ये चीज। यहाँ चीज क्लियर है ना। अब ध्यान दो, इसके अंदर कुछ आपको लगा देते हैं। ये तो होगा 0, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, π/2, और ये क्या होता है, पाई। ये कितना होगा हमारे पास, 3π/2। ये कितना होगा, 2π। ये कितना होगा, 3π। और ये कितना होगा हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पर 7π/2। तो यहाँ पर आएगा कितना, 7π/2, 3π के बाद ये 7π/2। ये तो हो गया इधर, ये माइनस का 3π/2, यानी कि इस तरफ। तो ये कितना होगा, माइनस का π/2, ये माइनस का पाई, और ये माइनस का 3π/2, ये होगी -3π/2। यानी कि बात करूं तो यहां से लेकर ये चीज और ये इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे वो देखना है। अब कैसे करेंगे, साइनस की वैल्यू थी 1/2। 1/2 मतलब है कि ये कहां पर होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा। वाई एक्सिस कितना, 1/2। साइनस का मतलब कितना, ये वाई के इक्वल है, यानी कि हम देखेंगे वाई के ऊपर 1/2 का आ रहा होगा।
देखो हम जानते हैं कि देखो अभी यहाँ पर पता चल रहा है कि साइनस की जो मैंने बोला था ना इंटरवल -1 to 1 वैल्यू लेता है, मतलब ये क्या वाई एक्सिस के ऊपर -1 to 1। तो देखो ये रहा, इसकी होता है हाईएस्ट पॉइंट होता है -1 to 1, तो ये होगा 1, ये क्या होगा, ये होगा 1। ये सभी के जो टॉप है ना, सब ये टॉप ये क्या होते हैं 1 होते हैं, और सभी के जो बिलो लाइन होते हैं ना ये क्या होते हैं, ये होते हैं -1। यानी कि वैल्यू का -1 से 1 तक की पूरी ग्राफ चलती है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहता है, कभी बाहर नहीं निकलता इससे, ठीक है ना। हमारे पास क्या आंसर आया था 1/2, ठीक है। अब 1/2 कहाँ होगा, कि यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ हाफ, क्योंकि 1 का जस्ट हाफ होगा, 1/2 ये होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1/2 के ऊपर एक लाइन खींच लेता हूँ, सीधी लाइन, ठीक है ना। तो 1/2 के ऊपर एक लाइन खींचता हूँ यहाँ से, देखो ये लाइन कुछ होगी जो इस ग्राफ को देखते कहाँ कट करेगी, एक पूरी लाइन खींच दी लंबाई 1/2 पे, क्योंकि ये हमारा क्या एक्चुअली में सॉल्यूशन है। तो अब ये देखते हैं ये ग्राफ, ये जो लाइन है इस ग्राफ को कहाँ कहाँ पर कट कर रही है, वो हमारे पास टोटल नंबर सॉल्यूशन हो जाएगा। चेक कर देगा, देखो इस रेंज के अंदर यहां से लेकर कहाँ चेक करना है, यहां तक, इन दोनों के बीच में ही चेक करना है कहां पर कट रही है। देखो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, कितनी बार कट किया इसने, 5 बार कट किया। आंसर कितना हो गया, 5 सॉल्यूशंस हो गया, बस 5 सॉल्यूशंस। आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितना हो गया इस इक्वेशंस के अंदर, इस इक्वेशन के इस इंटरवल में 5 सॉल्यूशंस हो गए। ऐसा करके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। तो किसी को ऐसे क्वेश्चन से डर लगता था कि भैया कैसे होते हैं क्वेश्चंस, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज निकालनी है, पता होना चाहिए। जनरली क्वेश्चन साइन और कॉस के आते हैं, tan क्या सकते हैं, कॉट क्या सकते हैं, बस ये कॉसेक सेक के नहीं आते, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो थोड़ा सा वो हार्ड भी जाती है उनकी ग्राफ्स, ठीक है। तो साइन कॉस की ग्राफ सीधी सिंपल होती है, बस साइन और कॉस की एटलीस्ट साइन कॉस की ग्राफ तो समझ लो यार, ताकि ये कैसे होती है, इनमें क्या रेंज होती है, इनकी क्या क्या वैल्यूज ले पाते हैं, कहां से कहां तक इंटरवल होते हैं, ये सब कुछ। यहाँ तक क्लियर है यार, यहाँ तक सब कुछ उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट यार, ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारे पास है कौन सा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स यार कुल मिलाकर 2 क्वेश्चंस आए थे, और जनरली 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही है, एक मैट्रिक्स से और एक डिटरमिनेंट से, या फिर दोनों डिटरमिनेंट से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 2 तो आते ही है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 2 तो मिनिमम आते ही है। और अभी फर्स्ट वाले फैब अटेम्प्ट के अंदर भी 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला वाला नंबर कौन सा था, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स MND, पहला था क्वेश्चन नंबर 15 वाला क्वेश्चन था, जो कि था मैट्रिक्स का क्वेश्चन। बहुत ज्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चंस पकड़ा दिया था। जनरली देखना 50% केस में ऐसा होता है, चाहे तो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हार्ड भी आ सकते हैं और इजी भी आ सकते हैं। हार्ड का मतलब लेंथी हो सकता है, और इजी का मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्मुला वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर वही था, डायरेक्ट फॉर्मुला यूज हो रहा है, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही। क्या था क्वेश्चन, वो ऐसा कुछ था कि इफ ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे दी है जिसका कौन सी 1 0 A 1, ये कुछ मैट्रिक्स आपको दे दी है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स आपको दे दी है 1 0 A 1, ठीक है। और आपको बोला है कि देन a की पावर k क्या होगी बता दो, a की पावर k क्या होगी निकाल दो, और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, मैं तो एक चीज जानता हूं, इसने बोला है कि k बिलोंग टू नेचुरल नंबर, a की वैल्यू दे दी है, और a की पावर k क्या होगी, के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब ये कि नेचुरल नंबर क्या होगा, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंपल। तो एक काम करते हैं, इसने बोला कि ए की पावर के क्या होगी वो निकाल के बताओ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि के में क्या होगा, के अंदर जाएगा तो के इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, इससे होगा, क्या होगा, नहीं। के नेचुरल नंबर, एक एग्जांपल ले लो, लेट से मैंने बोला के इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ 2, कुछ भी नंबर ले लो 1 2 3 4, कुछ भी जो आपको लेना चाहते हो। 1 से कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि 1 के अंदर मल्टीप्लाई करो चाहे ऐड करोगे तो वो पता नहीं चलेगा, मतलब मल्टीप्लाई करोगे यार उसको पावर ले लोगे तो पता नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 1 ही होगा, 1 की पावर 1 भी 1 ही होगा, तो वो कंफ्यूजिंग है। 2 ले लेते हैं, उसका इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं लेता हूँ k इक्वल टू 2 लेट से, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, बेसिकली बात कर लेता हूँ मैं, ये लेट k इक्वल 2 ले लेता हूँ, तो अपने को a की पावर 2 निकालना है, बेसिकली यही मतलब है। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ए की पावर 2 मतलब a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और ऑप्शन से मिला लेंगे। तो ऑप्शन में क्या आंसर k में दे रखा है, इसीलिए हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो अपन एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर कितना होगा, इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो होगा ना स्क्वायर। तो कितना होगा 1 0 A 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते 1 0 A 1। मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। ये कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 into 1 कितना होगा 1, फिर
प्लस होगा किसमें, a इंटू जीरो, कितना होगा, जीरो। क्लियर है, ये तो वही फर्स्ट हमारे पास। इसके अंदर आते ये होगा इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू ए कितना होगा, a प्लस फिर a इंटू वन कितना होगा, a, ये चीज क्लियर है। फिर 0 इंटू वन, फिर अब इसमें आते हैं तो 0 इंटू वन कितना होगा, 0 प्लस 1 इंटू जीरो, 0, फिर 0 इंटू ए, 0 प्लस 1 इंटू वन, 1। ये कितना सॉल्व हो गया यार कि 1 2a, 0 और 1, ये सॉल्व हो गया। यानी कि अगर इसको इससे कंपेयर करूं तो मैंने k इक्वल टू 2 लिया था, यानी कि मैं 2 को फिर से k की जगह रिप्लेस कर सकता हूं। यानी कि आंसर क्या आ गया, a की पावर k इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 0 k इंटू ए 1। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि a की पावर अगर बात करूं 5 क्या होगा, तो 1 0 5 a 1। 7 क्या होगा, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। 8 क्या होगा, तो 8 आ जाएगा। 9 तो 9 आ जाएगा डायरेक्ट। तो एक जनरल मेरे साथ भी निकाल लिया मैंने, है ना। तो बोलने का मतलब ये, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा था ना, ऑप्शन के अंदर के ए दे रखा है, ए की पावर के दे रखा है, या फिर ए प्लस के दे रखा है, ए प्लस 2 के, ए की पावर 2 के, कुछ भी दे रखा है। तो हम क्या कर रहा है, एग्जाम्पल ले लो, लेट करके देख लो और सॉल्व कर लो। कितना टाइम लगा यार, बस एक्चुअली में आंसर एकदम सही है, क्योंकि हमने मेथड कौन सा यूज किया, एग्जाम्पल लेके वाला। और एग्जाम्पल लेने वाले मेथड हमेशा हर जगह काम करता है, मतलब है कि जहां भी काम करता है एकदम फुल प्रूफ आंसर देता है, एकदम करेक्ट आंसर देता है ना। ये चीज थी किसका, क्वेश्चन नंबर 15 मैट्रिक्स का। अब बात करते हैं कौन सा, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन कौन सा था, इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि था डिटरमिनेंट का क्वेश्चन। अब डिटरमिनेंट का क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी पहले। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने ऑलरेडी मैथ्स के पूरे एक सिलेबस की डिटेल पीडीएफ और एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, जहां मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया था, जितने भी सिलेबस के फॉर्मुलाज है, सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, सब कुछ। वहां पर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। डिटरमिनेंट्स के अंदर एक लास्ट वाला टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जहां पर हम बहुत सारी इक्वेशन आपको दी होती है। 3 वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। 3 इक्वेशन दी होती है और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको कुछ कंडीशन दी होती है कि इसके अंदर नॉन सॉल्यूशन होगा या फिर ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। फिर हमको कंडीशन पुट करके आंसर निकालना होता है। वो ऐसा ही क्वेश्चन 99.99% प्रोबेबिलिटी होती है आने की, ठीक है ना। आपको पता होगा, आपने सब ऑलरेडी पढ़ के आए हो। मैं जस्ट एक रिवीजन आपको करा रहा हूँ सब चीजों का, है ना। साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाता जा रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड था, किसके ऊपर, इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन आपको कुछ देती कौन सा, एक काम करते हैं, इसको अपन इस तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन नंबर 16 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन ऐसा कुछ था, आपके पास कुछ 3 इक्वेशन दी थी आपको, जो कि एक्स और टी के अंदर थी। क्या थी, पहली इक्वेशन थी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन थी, नंबर 1 इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन थी वो कौन सी थी, वो मेरे पास थी यार x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू कितनी, 9। ये सेकंड इक्वेशन थी। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, x1 प्लस 3x2 प्लस sx3 इज इक्वल टू t। ये है s और ये है t। ये इसने बोला कि s और t की वैल्यू निकालनी है। s और t यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल इसने दे दिए, s और t, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। और इसने कंडीशन दे दी, क्या, ये तीनों इक्वेशन के क्या है, नो सॉल्यूशन है। क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन। इसने क्या दिया, ये नो सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ कंडीशन तो चाहिए होती है ना, तो इसने क्या दिया, नो सॉल्यूशन दिया। ठीक है। अब यार ऐसे क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड है, पैटर्न भी फिक्स्ड होता है, सब कुछ फिक्स्ड होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन का। जिसको नहीं पता हो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा, आप जहां से भी बुक पढ़ते हो या फिर यहाँ से भी अपने बेसिक आपके पास है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा, या मैंने भी नोट्स दिए उसमें सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। पर लेकिन तो भी यार मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूँ, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट का, कि कॉन्सेप्ट था क्या, ठीक है ना। ऐसी चीजों में क्या लगता है कॉन्सेप्ट, हम जानते हैं कि वहां पर ऐसी चीजों के अंदर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये लगता है ये चीज सब कुछ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहां से होती है शुरुआत। x का मतलब क्या होता है, सिंपल एक मैट्रिक्स होती है एक्स वाई जेड की। ए इनवर्स क्या होता है, ये ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स कौन सी होती है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना, जितने भी कोफिशिएंट है x1 x2 x3, इन सब के कोफिशिएंट है, इनसे जो मिलके मैट्रिक्स बनती है वो होती है कौन सी, ए इनवर्स मैट्रिक्स, जो कि ए इनवर्स निकलता है। फिर होती है बी वाली मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये 5 9 और t, ये जो कांस्टेंट होते हैं इक्वल टू की इस तरफ, यहां से क्या बन के बनता है, बी वाली मैट्रिक्स बनती है, ठीक है ना।
तो ये सब कुछ होता है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है इसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा कुछ काम नहीं आएगा, हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। वैसे तो आपको सब कुछ पता ही होगा कि ये फॉर्मूला आता कैसे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यार, इसके अंदर क्या होता है, ये वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको अगर फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमको इस सबके आंसर निकलते हैं। अब इसने दिया है इन सभी इक्वेशन के 9 सॉल्यूशन है। अब हमको क्या करना होगा, इसमें कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या होती है वो चेक करते हैं। हमको क्या करना होगा, देखो जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, शुरुआत करते हैं। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है भैया मुझे तो ये नहीं आ रहा समझ में, आप तो कुछ एक बताओ कि हमको सिंपल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, बस ये बता दो। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करो, सबसे पहले निकालो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की दो केस हो सकते हैं, या तो इसकी वैल्यू आएगी 0 या आएगी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। डिटरमिनेंट की वैल्यू कौन सी आएगी, पहले तो आएगी, सबसे बात करते हैं नॉट इक्वल टू 0, और सेकंड आएगी इज इक्वल टू 0। दो केस हो जाएंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, दो केस होंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ना नीचे वैल्यू है, या तो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो सकती है या फिर इक्वल टू 0 हो सकती है, ठीक है ना। ये हमको चेक करना होगा कहां से, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते, इसको यूज करते हुए, ठीक है ना। ये ना ये 1 1 1 इन सबके कोफिशिएंट है एक्स के, इनको यूज करना, डिटरमिनेंट के अंदर रखना है और वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं, अगर ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर फिर से क्या होते हैं, दो केस होते हैं। दो केस क्या होंगे, सबसे पहला नंबर केस होगा कौन सा होगा, वो आपको चेक करना होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो रही है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये जो ना एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब अब क्या करना आपको, ए जो मैट्रिक्स आएगी ना यहाँ पर उसका निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकलता है, कॉलम और रो को रिवर्स कर देते हैं, कॉलम रो हो जाती है और रो कॉलम हो जाते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसके साथ बी वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। उससे क्या निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर इन सब का आंसर नॉट इक्वल टू 0 है, इन सब का आंसर नॉट इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और साथ साथ में क्या होगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट प्लस नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और सेकंड केस क्या होगा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 हुआ तो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा प्लस ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे उसके, क्या होंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन। यहां पे क्या होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो बस सुनते जाओ एक बार, मैं अभी इसको पूरा समझाने के बाद आपको बताऊंगा करना क्या एक्चुअली, ठीक है। ये तो किसी का पहला केस हुआ, ये तो फर्स्ट वाला केस हुआ जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है तब क्या करते हैं, सेम चीज करते हैं वापस यहाँ पर। पहला क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये आता है इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये इसकी वैल्यू पहले देखते हैं 0 वाली है ना, अगर ये सॉल्व होकर 0 आता है तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूशन आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगी प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, इस इक्वेशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंस प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0 होती है, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो क्या होता है, तो होता है क्या चीज, इनकंसिस्टेंसी प्लस नो सॉल्यूशन। ध्यान दो, इनकंसिस्टेंसी प्लस नो सॉल्यूशन, ये वो कैसे जो इस क्वेश्चन में पूछा है। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ, बोलने का मतलब ये हुआ कि जिसको यहां तक नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, बस हमको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। ये पूरा एक चार्ट है, चार्ट का मतलब ये पूरी एक स्टेप्स है, इस स्टेप्स को रट लो, ये कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। इसको पूरा रट लिया तो समझ लेना, कोई सा भी क्वेश्चन बना लोगे डिटरमिनेंट्स का सोल्यूशन वाला, इसको समझना होगा, ठीक है ना। करना कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को याद रखो। अभी मैं आपको बता दूंगा, जिसको नहीं पता होता है एक्स और ए बी क्या होता है, मैं आपको सब बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चेक करनी होती है। अगर वो 0 नहीं आ रही है या फिर 0 आ रही है, दो ही केस हो सकते हैं। अगर वो 0 नहीं आ रही है या फिर आ रही है, जो भी है, हमको क्या करना होगा, ये चेक करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो ये होगा कंसिस्टेंस प्लस नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही होगी तो कंसिस्टेंसी होगी प्लस ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे। और यहाँ पर अगर इजिकल टू 0 वाले केस के अंदर इजिकल टू 0 होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी प्लस इनफिनिट सॉल्यूशन, और नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इनकंसिस्टेंसी प्लस नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक और होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है पता है, इसको केस को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये दोनों केस एक्चुअली में यूनिक सॉल्यूशन के अंदर ही आते हैं,
है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये जो दोनों कैसे ना, फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये नॉन ट्राइवल और ट्राइवल सॉल्यूशन, ये दोनों क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर ही आते हैं। क्लियर है। बाकी ये क्या हो गया, इनफिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो ये वाला केस इसने उठाकर पूछा है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको पूरा याद रखना, नहीं समझ में आया तो उसको उतार लो, मतलब समझ में आ गया होगा, इसको उतार लो, नहीं तो फिर एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ यहाँ क्लियर है। अब समझते क्या होगा, तो ये कंडीशन हमको याद रखनी है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो, तो क्या बोला इसने, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस ये चीज करनी है। अब क्या करना है, ए वाला डिटरमिनेंट कौन सा होगा पहले आपको बता देता हूं मैं। देखो एक्स मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये होता है एक्स, एक्स वाई जेड होता है एक कॉलम, ठीक है ना। एक होता है बी, ये आपको हो रहा था ना, बी वाला क्या होगा, ये होगा बी कॉन्स्टेंट वाली टर्म 5 9 और टी, इसकी एक कॉलम होगा 5 9 और टी, ठीक है ना। और ए क्या होगा, मेन जो ए डिटरमिनेंट ए होगा, क्या होगा ये चीज, ये इसके सबके कोफिशिएंट्स कितना होगा, 1 1 1 1 2 3, फिर कितना होगा 1 3s 1 3s, बस ये चीज होती है। यहां तक इसको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से सब कुछ क्लियर है। ए की क्या होगी समझ लेना, एक्स क्या होगा ये चीजों का, और बी ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली में इन सबसे डिराइव करके एक फॉर्मूला आता है, कौन सा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स क्या होगा, बी क्या होगा पता है, ए क्या होगा, इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स, वो यहाँ उठा के रखना होता है, ऐसे सॉल्व करना होता है, फिर वो सब स्टेप सॉल्व करनी होती है। पर लेकिन इसमें क्या होता है ना, जय इतना कुछ पूछेगा नहीं कि आपको सब स्टेप सॉल्व करो, उसने सिंपल एक उठाकर बोल दिया कि यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन का जो केस था ना, उसको बस डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर देना है बस। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं आ रहा है, ये वाला चीज आ रही है। ये कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का एडजॉइंट मतलब हम जानते क्या होता है, कॉलम और रिवर्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। तो उठा के रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बात करूँ तो 1 1 1 उल्टा हो जाएगा, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं मैं एक ही, ठीक है। तो 1 तो ऐसा हो गया, फिर 1 2 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 1 2 3, रो कॉलम में चेंज हो गए। फिर आ गया 1 3s, ये हो जाएगा कितना, 1 3s, ये हो गया। ये तो एडजॉइंट ऑफ है, इसके साथ b को मल्टीप्लाई कर देना। b क्या चीज था, ये रहा 5 9 t, तो ये कितना होगा 5 9 t, ये हो गया। इज नॉट इक्वल टू कितना, 0, नॉट इक्वल टू 0 चल रहा है। इस एक्चुअली में क्वेश्चन में करना क्या है, एस और टी की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ऑप्शन दिया है कि टी इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब हमको चेक करना है कुल मिलाकर 4 ऑप्शंस को कि कौन सी वैल्यू किसकी इक्वल नहीं है। अब ये जब सॉल्व कर लोगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं, इसको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा यार, बस कर लेंगे। तो हमने बहुत कुछ कर रखा है मल्टीप्लाई, तो क्या हमको तो बहुत कुछ आता है, ठीक है। यहाँ सब कुछ क्लियर है। तो बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 3 इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, 3 रो बनेगी। तीनों रो को नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 रख देंगे, और यहाँ से एस और टी के अंदर रिलेशन बन जाएंगी। फिर हम चेक कर लेंगे जो 4 ऑप्शन दे रही है उसके अंदर वैल्यू रख के कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशंस को, आंसर निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जिसका सॉल्व का आंसर आएगा वो आएगा s इज इक्वल टू 5 और t इज नॉट इक्वल टू 13, ये आंसर आएगा इसका सॉल्व हो गया। s इज इक्वल टू 5 आएगा जब आप इक्वेशन निकाल लोगे पूरी, जब उसमें सेटिस्फाई करोगे ना ऑप्शन देख के, तो s इज इक्वल टू 5 आएगा और t इज नॉट इक्वल टू 13। ये क्यों आ रहा है नॉट इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ पर भी चल रहा है का मतलब t की वैल्यू कुछ और होगी, इसलिए नॉट इक्वल टू 13। ये नॉट इक्वल टू 13 का मतलब क्या है, t की वैल्यू कुछ और है, 13 नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो t की वैल्यू कुछ और ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से अपन ऐसा कुछ मैच कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है जो करेक्ट हो जाएगा। पूरा समझ में आया, पूरा क्या कॉन्सेप्ट लगता है डिटरमिनेंट्स के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन वाला, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। डिटरमिनेंट्स के अंदर 99% चांस होते हैं केस आने के। और पिछले जो मैंने आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे इसके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर के, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन इसी के ही थे। मतलब देख लो हर साल एक क्वेश्चन तो इसका आ ही जाता है सॉल्यूशन वाला, ठीक है ना। ये था यार, चलते हैं मेरे पास ये 2 क्वेश्चन ये चैप्टर हुआ कदम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट वाले कैटेगरी की तरफ। तो यार नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। अब डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है ना, सिंपल ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता हमारे पास, इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लिमिट्स, कॉन्टिग्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह वगैरह। तो अभी जो फेयर वाले सेशन के अंदर से आया था वो आया था डिफरेंशिएशन, जो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ा था, सिंपल डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अलग अलग मेथड से हम पढ़े थे। वो क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था।
बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, बस ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर थोड़ी सी यूज हो रही थी यार, ठीक है। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ऐसे क्वेश्चन में अटक जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 70 डिफरेंशिएशन का। इसने ऐसा कुछ पूछा था कि बोला था कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो फंक्शन दे रखा है, पहला फंक्शन ये रहा और सेकंड फंक्शन ये रहा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसने बोला कि ये दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन दे रखे, साइन इनवर्स ये रहा और साइन ये वाला, ठीक है। ये बोला इन दोनों फंक्शन के अंदर आपको क्या करो, इनका डिफरेंशिएशन निकालो, इस tan इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू दिस, इन दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। ये क्वेश्चन सिंपल एनसीईआरटी सिंपल बेसिक जिसका क्लियर है कि डिफरेंशिएशन कौन कौन से अलग अलग मेथड होते हैं सॉल्व करने के। तो जब हम बात करते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। एक फंक्शन को मान लेते हैं लेट्स से u और एक को मान लेते हैं v। इसको मान लेता हूं मैं क्या चीज u और इसको मान लेता हूं क्या चीज v। u को अलग सॉल्व करते हैं और v को अलग सॉल्व करते हैं, इसका अलग डिफरेंशियल निकालेंगे और इसका अलग डिफरेंशियल निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा बस। तो पहले इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो u वाला कैसे सॉल्व होगा, अब देखो, अब ध्यान दूं तो इसमें क्या होगा ना, देखो अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है देखो, जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद है कि ये लिखा ना 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, tan 2x के फॉर्मूले हैं। tan 2x के फॉर्मूले कैसे होंगे देखो, मतलब कि अपन को x की जगह tan x पुट करना है, कैसे होगा देखो, लेट से x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं x की जगह यहाँ पर दोनों में tan थीटा पुट कर देता हूँ, पहले अपन बात करते हैं इसकी, तो tan थीटा पुट कर दिया तो ये कितना बनेगा, tan इनवर्स u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंदर कितना बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक्चुअली में क्या है ना कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है किसका, tan 2 थीटा का। इसलिए तो इसलिए जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो वो चीज कौन मानेगा, लेट करेगा, और वो कौन करेगा जिसको फॉर्मूला याद होगा, जिसको दिख जाएगा क्वेश्चन में देखते ही कि ये तो tan 2x के फॉर्मूले है दोनों, ये वाला sin 2x की फॉर्म में है और ये वाला tan x की फॉर्म में है, तभी तो वो मानेगा tan x को tan थीटा और तभी तो पुट करेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी यूज हो सकते हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, इस पूरे फॉर्मूले किसका है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इसकी जगह रख देते हैं, तो u कितना आ गया, tan इनवर्स tan कितना होगा, tan 2 थीटा, ये आ जाएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इनवर्स और सिंपल tan हो तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और कितना बचता है 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे करेंगे, थीटा को फिर से x में चेंज करेंगे। तो देखो अपन ने जो माना था लेट, यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू tan इधर आ जाएगा इनवर्स में, तो कितना होगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। तो थीटा कितना होगा tan इनवर्स x, इसके वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो ये कितना आएगा u इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे इसके अंदर। अब ये जो बनेगा क्या चीज, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे इसमें भी, तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा इसका sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। तो यहाँ पर कितना आएगा sin 2 थीटा आ जाएगा, तो फिर सेम फिर sin इनवर्स sin से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 थीटा बचेगा। फिर यहाँ भी सेम चीज क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x रख देंगे। सबसे पहले इसका करते हैं अपन डिफरेंशिएशन, ये कितना होगा, तो du बाय dx, इसके ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो कितना होगा 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, ये है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना होगा, ये होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। इसको नाम देते हैं क्या चीज, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा करके इसकी बात करूंगा तो मैंने आपको बताया सेम इसमें कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ भी सेम चीज बन जाएगी ये चीज। तो v भी क्या होगा, सेम आ जाएगा, dv बाय dx भी कितना होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी यहाँ पर सेम मिल जाएगा। बस इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा du बाय dv कितना हो गया 1, तो आंसर हो गया du बाय dv, जो बना था ना u और v, तो इनका दोनों का डिफरेंशिएशन कितना हो गया du बाय dv इज इक्वल टू 1, तो 1 आंसर हो गया और यहाँ से करेक्ट हो गया 1 नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर जो भी है 1 जहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। तो बोलने का मतलब क्या था कि हमको करना कुछ नहीं था, किसके रेस्पेक्ट में करना हो, बस दोनों फंक्शन को अलग अलग लेट मान लो आप, इसको u v जो भी आप x y, मतलब x तो ऑलरेडी कैसे मानोगे, ऑलरेडी है इसमें, मतलब p q a b जो भी आपको मानना हो मान लो, अलग अलग डिफरेंशिएट करो दोनों को। अब यहाँ पर तो क्या सेम चीज बन गई, अब जनरली केस में नहीं बनती सेम चीज, अब यहाँ पर आंसर कुछ और आता है फिर, ठीक है। अब यहाँ तो सेम बन गया, ऊपर भी सेम हो गया नीचे भी सेम हो गया, तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर यार जिसको थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो ना तो उसको दूर से दिख जाता है
यहाँ पर क्या है, सेम फॉर्मूला बनेगा और यहाँ पर भी सेम, मतलब दोनों दोनों बाहर के टेन और साइन साइन कैंसिल होंगे और यहाँ पर सेम चीज बचेगी, सेम वैल्यू आएगी, सेम कैंसिल होगा। तो जो थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं 1। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है ना, ये कुछ था इसका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे पास यार एक दो क्वेश्चन और थे, जो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना। बाकी यार बड़े बड़े चैप्टर्स और जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, पर लेकिन एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक आपको सम वाले रिलेटेड फॉर्मूला है, जैसे सम मतलब वो सीरीज दी होती है, सीरीज का सम निकालना होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है एपीजीपी से। ये कहां से क्वेश्चन है? एपीजीपी से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला था कि सम निकालना है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। एक सम दे रखा है सिग्मा, जिसकी लिमिट दे रखी है 1 टू इन्फिनिटी। अंदर फंक्शन दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इसको पता ना, इसको बोलते हैं n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम कहाँ पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल पता होगा, मतलब इसको पता होगा फैक्टोरियल मतलब क्या होता है। जैसे मान लो 2 का फैक्टोरियल कितना होगा? 2 इंटू 1। 4 का कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का कितना होगा? देखो फैक्टोरियल को रिविजन करने के भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहला एक तो ये वाला, या फिर ये, या तो ऐसे लेगो तो एक्सक्लेमेटरी मार्क, या फिर ऐसा कर दो ऐसे, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है? फैक्टोरियल है। तो 5 का कितना होगा? 5 मतलब जो भी वैल्यू हो उसकी सब जितनी भी सारी छोटी वैल्यू सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके बात करूं तो n का फैक्टोरियल बात तो कितना होगा? n का फैक्टोरियल, तो n फिर एक क्या आएगा, फिर इसमें क्या होता है, जैसे 4 का वर्ग तो फिर 3 टू x, मतलब वैल्यू छोटी होती जा रही आगे जाके, है ना। सब छोटी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है। तो n के लिए क्या करूंगा? n से छोटा क्या होगा? n-1, n-2, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी इस क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना चाहिए, जहां भी आपको फैक्टोरियल दिखता है या फिर ऐसी कुछ चीज दिखती है, तो उसको अंदर n वाली चीजों को, इस डिनोमिनेटर को इन ऊपर वाली तीनों वैल्यू को अलग अलग दे दो, सेपरेट कर दो इसको, ठीक है ना। और तीनों को सिग्मा अलग अलग दे दो, सेपरेट कर दो सबको, ठीक है ना। तो क्या होगा? सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, ये 2 बाहर आ गया, कितना बचा? n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। सबसे पहला इसको अपने अलग दे दिया, इस वाली टर्म को अलग दे दिया, इसको अलग देते 7 के साथ वाली, तो 7 बाहर आ जाएगा। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, कितना बचेगा? n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहाँ पर ये बच गया, प्लस 5 बाहर आ गया। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ऊपर 5 बार आ गया, 5 के साथ कुछ था नहीं, तो ऊपर 1 रह गया और नीचे कितना रह गया? n फैक्टोरियल रह गया। यहां तक सब कुछ क्लियर। अब ध्यान दो आगे कितना होगा, तो 2। अब यहाँ पर क्या ना, देखो अब मैं बात करी मैंने n फैक्टोरियल, वो मैंने क्या लिखा था अभी नीचे, n-1 n-2 है ना, जो स्मॉल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो सबको ऐसे ही करेंगे अपन यहाँ पर। तो n के साथ क्या करूंगा, देखो ये सिग्मा तो यहाँ पर रहेगा ही, सिग्मा n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नीचे, अब मैं n फैक्टोरियल का लिख देता हूँ n, और लिखता हूँ n-1 का फैक्टोरियल। बात समझ आई? देखो क्या मतलब, मैं बोला था कि 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 का फैक्टोरियल क्या मैं लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। एक वैल्यू छोटी कर दी, बाकी फैक्टोरियल लगा दिया, क्योंकि 4 की वैल्यू अगर मैं उठा के रखूं तो बात तो एक ही है ना। अगर बात करूं 8 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। 8 तो रहा ही, उसके बाद बाकी के 7 के सब वैल्यूज हो गई उसमें, तो एक शॉर्ट टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। बोला समझ में आ गया। तो यही कसम काम किया मैंने, n के अंदर काम कर दिया, तो n को एक प्लेस आगे ले लिया और एक n फ्री कर दिया। क्यों? ताकि एक से एक n कैंसिल हो जाए, इससे बोलने का मतलब ये। प्लस 7 सिग्मा, देखो मैं सब में लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, मतलब नहीं लगा रहा हूँ, मतलब समझना, लिमिट लगी हुई सब सिग्मा में ना। यहाँ भी सेम काम करेंगे, n अपॉन n n-1 का फैक्टोरियल, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 सिग्मा, यहाँ तो कुछ कैंसिल करने के लिए है नहीं, यानी यहाँ पर सेम चीज रहेगी 1 अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ चीज पूरा क्लियर है, ये चीज पूरी क्लियर है ना। अब अगर ध्यान दो थोड़ा सा, तो अब एक काम करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब इसको वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। अब हम बस क्या करेंगे, अब इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हमको ऊपर की तरफ n भी नहीं चाहिए, ये ऊपर की तरफ जो n है ना, हमको इसको भी मिटाना है।
तो ऊपर वाले एक n तो चला गया, कट गया, अब दूसरा वाला n तो ऐसे जा नहीं सकता। तो इसको तरीका क्या होता है, ये भी फिक्स्ड पैटर्न है यार, इस ऊपर वाले n के साथ +1 और -1 करेंगे। क्या करेंगे, -1 +1, एक ही बात है, -1 और +1 कर दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से, n-1 को अलग दे दूंगा, नीचे वाला n-1 फैक्टोरियल, ऊपर वाले n-1 को अलग दे दूंगा, और ओनली 1 जो बचा प्लस का 1 उसको अलग दे दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा वो देखते हैं। 2 सिग्मा, देखो ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये n-1 को अलग दे दिया अपॉन n-1 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा, या फिर सिग्मा एक ही लगा देते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं, सिग्मा मैंने बाहर ले लिया है, ये सब हो गया, ठीक है। ये तो हो गया पहला, और +1 को अलग दे दिया मैंने, n-1 का फैक्टोरियल, ये चीज, ये पहले को मैंने इस टाइप से लिख दिया, बात समझ में आ गई, दोनों को अलग दे दिया, n-1 को अलग दिया, n1 को अलग दे दिया। ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा आपको। बाकी सब कुछ सेम चीज चल रहा है, ये दोनों, ये चीज और ये चीज दोनों सेम चल रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2। अब देखो इसमें क्या करा, अब मैंने उसको, मुझे ऊपर वाले n को कैंसिल करना था कैसे भी करके, तो अब यहाँ पर ये चीज मैं कैंसिल कर सकता हूँ, उसको कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इसको फर्दर और ब्रेक करूं n-1 फैक्टोरियल को, तो क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसा कुछ n-1 n-2 फैक्टोरियल, बोलने का तो समझे, मतलब मैंने वही सेम फैक्टोरियल को छोटे से और ज्यादा छोटा कर दिया, मतलब थोड़ा सा आगे की 2 टर्म बचा ली, ताकि क्या होगा, n-2 आ गया फर्दर, इस तरफ इससे और छोटा हो गया, तो n-1 से ऊपर वाले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, सिग्मा 1 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 1 दे देता है, तो 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल प्लस ये दो, बाकी दोनों ब्रैकेट चल रहे हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट की बात हुई, ये बोलने का मतलब था। अब देखो ऊपर कहीं भी n नहीं है, और उन दोनों में तो ऑलरेडी n था ही नहीं ऊपर, ठीक है। अब ये चीज क्या होगी, सिमिलर टाइप टर्म्स होगी सबकी, अब ये जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब पर इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, है ना, n की, n इक्वल टू 1 to ∞, यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं वैल्यू रखता हूँ n की 1 से लेकर ∞, तो सबसे पहले रखूंगा 1, फिर रखेंगे 2, फिर 3, 4 ऐसा रखेंगे। तो पहले जब मैं 1 रखता हूँ और जो फर्दर सॉल्व होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस उसके बाद रखता हूँ 2। अब 1 और 2 के अंदर दो वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों लगभग 0 फैक्टोरियल ही आएगा, ठीक है ना। और बात करता हूँ 3, तो 3 रखूंगा तो आंसर कितना होगा, नीचे वहां पे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर बात करता हूँ अगला, तो वापस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते कहां चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है। ये किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात की, ओनली इसकी, ये ओनली ए ब्रैकेट को सॉल्व किया, ऐसा करके इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, और इसके लिए भी होगा, सबके लिए होगा ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये सबके मैं एक साथ अगर लिखता हूँ सबको, ठीक है, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, मैंने ओनली फर्स्ट वाले का सॉल्व किया इसको ओनली, ऐसा कुछ किया ना। अब क्या करेंगे, देखो ऐसा मैं सबके लिए करता हूँ, तो थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है ना। अपन इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ इधर नहीं आया था सॉल्व करते, यहाँ तक क्लियर है। ये तो यहाँ करते हैं कितना, 2 यहाँ तक क्लियर है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखो मैं ओनली एक टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज, तो इसके अंदर क्या होगा, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चलेगा पहला ब्रैकेट। फिर जो सेकंड वाला ब्रैकेट था, ये 2 इन दोनों का एक साथ था, ये 2 बाहर की तरफ था, तो 2 इसको मिलेगा, 2 इसको भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर प्लस के साथ 2 वापस आ जाएगा, सेम 1 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ये पहले वाले ब्रैकेट के सॉल्व हो गए इसके। फिर इसका और इसका अलग था, इसके अंदर क्या था, सेम चीज थी, इसके अंदर क्या था, बाहर 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये चीज 7 इंटू यहाँ पर भी सेम होगा, 0 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करते इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट बात करूँ, इसमें था 5, इस वाले नीचे क्या था, 1 अपॉन n फैक्टोरियल था, इस वाले के अंदर 1 अपॉन n फैक्टोरियल था, तो इसका वाला ब्रैकेट अलग होगा थोड़ा सा, इन दोनों का सेम है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2 और कितना, 4 और 7 कितना हुआ, 11, सॉरी 4 और 7, हाँ 11, तो 11 कितना होगा, ये चीज 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस जस्ट इन्फिनिटी तक, और साथ साथ में चल रहा है, ये 5 के साथ ये चल रहा है। अब यहाँ पर था 1 अपॉन n फैक्टोरियल, क्योंकि 5 को ओनली n फैक्टोरियल मिला था, अपन ऊपर कुछ कैंसिल नहीं किया था, बाकी सबके नीचे n-1 n-2 था, ठीक है, इसलिए आंसर ये आ रहा था। अब 5 के नीचे ओनली n फैक्टोरियल है। अब जब ओनली n फैक्टोरियल होता है ना, तो अगर उसको मैं अगर वैल्यू रखता हूँ, तो वो कितना होगा, ऐसा कुछ होगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस 1/3 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पर 1/0 फैक्टोरियल नहीं आ रहा है, 1/0 फैक्टोरियल वाली टर्म नहीं होगी, किस वाले में, इस वाले ब्रैकेट के साथ। तो ये 0 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसके अंदर 1/n फैक्टोरियल के अंदर साथ साथ में +1 -1 कर दूंगा, ठीक है ना। और +1 -1 करते से क्या होगा कि +1 वाली जो टर्म है वो इसके साथ मिलकर क्या होगी, एक की टर्म बना लेगी। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको एक बार मिटा देता हूँ वापिस। हमारे पास एक जानते हम टर्म होती है e की पावर x इक्वल टू कितना होता है, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस नहीं है तो कुछ नहीं होता, मतलब 0 फैक्टोरियल होता है, नीचे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 0 फैक्टोरियल, फिर होता है x² 2 फैक्टोरियल, दैट इन्फिनिटी होता है। ये एक सीरीज होती है किसकी, e की पावर x की। ये हमको सीरीज यहाँ पर बन रही है सेम टू सेम, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा ध्यान दो, तो इसके अंदर e की पावर x अगर मैं रख देता हूँ x = 1, इस सीरीज में x = 1 रख दूं तो आंसर क्या होगा, e की पावर = 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस दैट इन्फिनिटी तक ये चीज। तो ये सब टर्म यहाँ बन रही है, देखो 1/0 फैक्टोरियल ये 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब ये वाली किसकी इक्वल होगी, e की इक्वल हो गई। सेम ये भी किसकी इक्वल होगी, स्मॉल e, ये भी e एक्सपोनेंशियल। अब इसका चक्कर पड़ रहा था हमारे पास, तो इसके लिए हमको e बनाने के लिए हम क्या करा, +1 और -1 कर दिया था e बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट टर्म जो है ना वो ओनली 1 नहीं आ रही है, 1/1 फैक्टोरियल वाली आ रही है, ये वाली आ रही है, ये वाली आ रही है फर्स्ट टर्म। ये वाली 1 लाने के लिए हमने इसके अंदर +1 और -1 कर दिया, ताकि ये +1 तो इसको इधर दे दिया ताकि ये सीरीज बन जाए, और -1 अलग से रख दिया, ठीक है ना। बोलने का मतलब ये होगा। तो यहाँ पर अगर बात करूं तो कितना हुआ, ये हुआ 11e, ये पूरा ब्रैकेट था तो ये तो e हो गया, प्लस 5 इसके साथ ये चीज कितनी हो जाएगी e, और ये 5 -1 से अलग मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा। बोलने का मतलब ये हुआ। तो क्या करेंगे, इन दोनों का वापस एडअप कर लेंगे इनको, तो 11 और 5 तो कितना हुआ यार कि 11 और 5 कितना हुआ 16, तो 16e -5 ये आ गया आंसर, 16e -5। थोड़ा नहीं आया होगा समझ में, बहुत सही ऊपर से निकल गया होगा, एरोप्लेन उड़ गया होगा एकदम से, पता नहीं चला होगा। पर लेकिन यार ये क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को यार, एक दो क्वेश्चन ऐसे हार्ड आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मतलब सम वाले क्वेश्चन से हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन से, ये सम वाले क्वेश्चन सीरीज वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो सम वाले सीरीज वाले थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा जरूरत होगी इन क्वेश्चन की, तब आपको क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यार यहाँ तक क्लियर है, ये सब कुछ हमारे पास यार थोड़ा सा कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन है टाइप का क्वेश्चन आया था। अच्छा एक पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, हर साल हर ईयर एक क्वेश्चन फिक्स आता ही है। पिछली बार भी आया था एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड था टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर भी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी मैंने लेटेस्ट ही थोड़े दिन पहले ही पूरे मैथमेटिकल रीजनिंग की एक फुल चैप्टर 1 शॉट वाली वीडियो अपलोड कर दी थी, जहां पर मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था साथ में, और उसके अंदर आपको सब कुछ बता दिया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 1 शॉट क्वेश्चन है, 1 शॉट पूरी वीडियो है, उसके अंदर 40 से 45 मिनट के अंदर 45 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है मैथमेटिकल रीजनिंग। वो क्वेश्चन वीडियो जरूर देख लेना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड होता है, 4 मार्क्स के फ्री के मार्क्स होते हैं 4 मार्क्स, ठीक है ना। बस सब कुछ टर्म्स याद रख लेना, ठीक है ना। वो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको उस वाली वीडियो में मिल जाएगा, नीचे वीडियो का लिंक दे रखा है। मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन फिक्स्ड आता ही है, ठीक है ना। अभी बस चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, उसके बाद बाकी के नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा कुछ है, एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ 6 वाला, क्वेश्चन नंबर 6 वाला आया था। उसने बोला था कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट 10⁻50 प्लस 10⁻50 प्लस एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 10⁻50 प्लस 3 × 4⁻52 प्लस लैम्डा इज डिविजिबल बाय 9। इसने बोला कि ये एक्सप्रेशन दे रखा है 10⁻50 प्लस 3 × 4⁻52 प्लस लैम्डा, ये पूरा डिविजिबल बाय 9 है। तो बोला कि अगर ये 9 से डिविजिबल हो रहा है तो लैम्डा की क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कि एक्सप्रेशन 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो हमको लैम्डा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ऐसा करके। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं यार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हुए देखते हैं, डिविजिबल वाले क्वेश्चन हैंडल कैसे होते हैं। एक्चुअली इसमें करना क्या होता है, आपको यार थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इस एक्सप्रेशन से पहले वो चीजें रिमूव करनी है जो 9 से डिविजिबल हो रही हो। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी डिविजिबल चाहे 9 से हो रही हो चाहे 5 से हो रही हो, जहां से भी उसने बोला है वो चीज पहले रिमूव कर दो, नंबर जो 9 से डिविजिबल होता हो। जैसे बात करूं 10⁻50, अब इसको थोड़ी हम सॉल्व करेंगे यार,
तो 10 की पावर 50 को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 9 की पावर 50 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 52 प्लस लेमडा। ठीक है ना। अब क्या करता हूँ देखो, अब 9 तो मुझे पता है 9 तो यार डिविजिबल हो ही रहा है। जैसे अगर बात करते हैं 1 प्लस 9 को मान लेता हूँ मैं लेट से ए प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी 50। लेट से मैं बोलता हूँ कि अगर ये पावर 50 ना होकर होती 2 तो ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसमें इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है बी। अब यहाँ पर बी क्या है 9 है, तो जिस टर्म के अंदर बी आएगा मतलब 9 आएगा, जो चीज 9 से मल्टीप्लाई होगी क्या वो 9 से डिविजिबल हो जाएगी? यस बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या हम ऐसी टर्म्स यहाँ से रिमूव कर सकते हैं जो 9 से डिविजिबल हो? यानी कि मैं क्या तो बी वाली टर्म को पूरा ही रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वो 9 से डिविजिबल हो रही है, क्योंकि वो 9 नंबर है। ठीक है ना। तो बी वाली टर्म को पूरा रिमूव कर देते हैं तो क्या बचेगा ओनली हमारे पास 1 की पावर 50 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 की पावर 50 हो गया। समझ में आ गया 9 को रिमूव किया है क्योंकि वो सब क्या हो गई टर्म्स डिविजिबल हो जाएगी 9 से जो भी आएगा। प्लस अब बात करते हैं 3 इंटू 4 की पावर 52। अब यहाँ ध्यान दो तो 4 की पावर 52 के अंदर एक काम करते हैं, लेट से एग्जांपल लेते हैं। अगर ये 4 की पावर 2 होता 4 की पावर 2 तो कितना होगा 4 4 16। अगर ये 4 की पावर 3 होता तो कितना होगा 64। या फिर और बात करते हैं लेट से बहुत सारी बात करें। अगर ध्यान देना कॉमन यहाँ पर क्या होता है 4 के अंदर अगर अपन 4 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी पावर लेते हैं तो वो जो डिजिट आती है वो 2 नंबर से ही उसकी एंडिंग होगी, या तो 4 या फिर 6। ये फिक्स्ड है। स्क्वायर के अंदर 6 आ गया, क्यूब के अंदर 4 आ गया, बाकी जितने भी सॉल्व करोगे आगे ना पावर 4 6 जो भी होगा उन सभी के अंदर 2 ही टर्म आएगी, या तो 6 आएगी या फिर 4 आएगी लास्ट के अंदर, लास्ट में या तो 4 या 6 या 4 या 6। अब मैं ये पता कर लूं कि 4 और 6 के अंदर से कौन सी डिजिट 9 से डिविजिबल होती है लास्ट में 4 और 6। तो ध्यान दो 9 के टेबल में किसी डिजिट में लास्ट में 4 आता है क्या? नहीं आता। 6 आता है। 9 8 56 6 आता है। यानी कि ऐसी टर्म जिसके अंदर लास्ट में 6 आता हो उसको रिमूव कर देते हैं, ओनली 4 वाली टर्म रहने देते हैं। तो ये कैसा रहेगा? अब रिमूव कैसे करेंगे जो देखते हैं आप। ठीक है ना। वो देखो क्या मैं इसको लिखता हूं 3 इंटू 4 की पावर, एक 4 अलग कर देते हैं, बाकी 4 की पावर 51 अलग रहने देते हैं। एक 4 अलग कर दिया, 4 का 51 अलग कर दिया। ये क्यों किया सुनो, इस 51 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 17। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि इसके अंदर एक 4 अलग आने का मतलब ये हुआ कि हमने एक 4 को अलग लेके वो टर्म बचा दी जो कि शायद 9 से डिविजिबल हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी सोल्व होके आएगा ना उसके लास्ट में क्या होगा 6 होगा, ताकि वो क्या होगी चीजों से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है। मतलब जैसे बात करूं तो 4 की पावर 3 की मैंने क्यों किया 3 इंटू 17 जो कि 51 होता है। ठीक है। 3 इंटू 17 क्या होता है 51 होता है। तो 4 की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा लास्ट में हर डिजिट के 4 4 आएगा। क्लियर है। फिर उसकी भी पावर होती रहेगी, उसकी भी फिर से पावर हो जाएगी 17, तो मतलब लास्ट में 6 6 आता रहेगा। तो वो डिजिट अलग हो जाएगी जिसके लास्ट में 6 6 आ रहा है और वो 9 से डिविजिबल है। बोलने का मतलब ये हो, इसलिए हमने क्या करा ऐसे करके अधिकतर को रिमूव कर दिया। तो हमको ढूंढना है कि कौन कौन से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो 4 की पावर ओनली 1 को मैं अलग से ले लिया, तो यहाँ कितना हुआ 1 की पावर 51 प्लस 3 इंटू 4, ये हुआ 3 इंटू 4 प्लस लेमडा। ठीक है ना। बस ये चीज हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। 1 प्लस 12 प्लस लेमडा, ये कितना हो गया 13 प्लस लेमडा। अब आपको क्या करना है इसके अंदर ऑप्शंस देखने, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं कौन कौन सा ऑप्शन है 5 3 7 1, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बोला कि लेमडा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जो ये डिविजिबल हो जाए। अब देखो इसके अंदर चेक कर लेते हैं, हर एक को रखे किससे ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। अगर मैं लेमडा की जगह रखता हूँ 1, नीचे से चेक करते हैं 1 रखता हूँ कितना होगा 13 प्लस 1 14 14 हो रहा है डिविजिबल बाय 9 नहीं हो रहा है, तो ये चीज नहीं हो सकती। 7 रखते हैं तो 13 प्लस 7 20 20 होता डिविजिबल बाय 9 नहीं होता, हटा देते हैं। 3 13 प्लस 3 16 होता डिविजिबल नहीं होता, हटा देते हैं। 5 13 प्लस 5 18 डिविजिबल होता है 9 to 18, यानी कि क्या ये सही हो गया। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो ये हो गया लेमडा की वैल्यू 5। यानी कि लेमडा की मिनिमम वैल्यू 5 आ गई अगर मैं रखता हूं इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये एक्सप्रेशन पूरा क्या होगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू होगी कितनी 5। ये सब कुछ करते हैं किसके लिए यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन के लास्ट के 1-2 क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो गए थे ऐसा लग रहा था। ठीक है ना। एक सीरीज वाले क्वेश्चंस और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना यार, ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए आपको बोलता हूँ कि अभी जो लास्ट मोमेंट चल रहा है इस लास्ट मोमेंट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मैंने बात की थी अभी इंटीग्रेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की है ना, एपीजीपी क्वेश्चन की देखा, 3D और वेक्टर्स को देखा, इनसे क्वेश्चन फिक्स्ड है, इनके पैटर्न भी फिक्स्ड है। इसलिए ये क्वेश्चन से डरो मत, इन क्वेश्चन को कर लो और इन चैप्टर्स को कर लो, बेसिक्स कर लो, तो मुझे लगता है बहुत हो जाएगा। देखो 99.99 परसेंटाइल के लिए भी 25 के 25 अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं।
हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं यार, ट्राई करते हैं 25 में से 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, 18 19 20 इतने भी कर लेते हैं, मतलब तो भी समझ लेना हम 99.99% भी लेकर आ जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 99 मतलब 99% तो फिक्स है। अगर आपने 16 17 18 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया ना, 18 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 18 मान लो, तो भी 99% तो आराम से आ ही जाएगा। ठीक है, 25 को 20 अटेम्प्ट नहीं करने होते। ठीक है, तो इसलिए बात करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर्स थोड़ा ध्यान से कर लेना, और इस वीडियो में इतना ही यार, बाकी के और जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मुझे लगा एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, सो जाओ यार, जाकर पूरा पूरा मतलब मेहनत करते रहो, और बाकी प्रिपरेशन करते रहो। टाइम बहुत कम है, 10 दिन बचे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।